सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो। Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. द प्रिंट में आपका स्वागत है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद एक बार फिर क्यों भड़क उठा है? क्या रघुराम राजन कांग्रेस के मनमोहन सिंह 2.0 बन सकते हैं? और एम्स पर साइबर अटैक किस तरह से मुमकिन हो पाया? ये मेरे सवाल नहीं है, ये सब आपके सवाल है जो आपने हमें पिछले हफ्ते भेजे। और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ सवालों पे एक बार फिर चर्चा करेंगे हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। और लगता है कि हर 3-4 महीने में चीनी लोग फिर से हमारे न्यूज साइकिल को डोमिनेट करने के लिए आ जाते हैं। वो लगता है कि उनको लगता है 3-4 महीने के बाद लगता है कि कोई याद नहीं कर रहा है उनको। हाँ। खास करके भारत में तो कुछ वो गड़बड़ करने आ जाते हैं। हाँ। तो फिर से आ गए हैं अभी। और इस बार भी न्यूज साइकिल उसी से ही डोमिनेटेड है। काफ़ी हमें उससे सवाल आए हैं। पहला जो सवाल है वो रंजीता गिरीश का है, जो पूछ रहे हैं कि भारत चीन विवाद मामूली स्तर पर होते रहते हैं जैसे कि आपने कहा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि महंगाई से जूझ रहे आम लोगों के लिए मामूली सीमा मुद्दों के एस्केलेट होने का ख्याल ही उनकी रातों की नींद छीन लेता है। वो बोल रहे हैं कि शेखर सर से पूछिए कि क्या ये विवाद एक्चुअल में मामूली माइनर है, और अगर इसमें कुछ स्थिति खराब होने की संभावना है, आम लोगों को क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, ये जगह तो जो जगह है, अगर आप उसको लोकल समस्या सोचें तो ये माइनर है। क्योंकि इसमें ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा हमला हो रहा है, टैंक आ रहे हैं, आपकी बहुत ज़मीन चली जाएगी, या आपका बड़ा कोई सामरिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट एरिया चला जाएगा, ऐसे नहीं है। लेकिन ये जो डिस्प्यूट हो रहे हैं, जो मारामारी हो रही है, ये मैसेजिंग है। ये चीन की तरफ से मैसेजिंग है। अच्छा। और मैसेजिंग वो चीनी क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत अटकलें हैं। क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम यहाँ के दादा हैं, जानता नहीं मेरा बाप कौन है जी। और ये कुछ उन्होंने ऐसे भी किया कि अभी मोदी जी मिले शी जिनपिंग को, और वो आउट ऑफ द वे जाके मिले, क्योंकि वहाँ कोई मीटिंग नहीं थी बाली में। तो आप देखिए, अगर वो वीडियो, मोदी जी बैठे हुए हैं, उधर से शी जिनपिंग जा रहे हैं, मोदी जी खड़े हुए हैं, उनको मिलने गए, साथ में उनकी इंटरप्रेटर भी थी चाइनीज वाली, तो कुछ प्लान करके किया था। तो ये एक तरह से आउटरीच लगी जी। तो इसमें सोचना चाहिए था, जो थोड़ा संभ्रांत आदमी हो, पढ़ा लिखा आदमी, उसको लगता है कि आउटरीच है पड़ोसी की, तो उसको रेसिप्रोकेट करे। तो ये उनकी तरह से मुझे लगा कि एक तरफ से उसका डिसमिसल था, और एक उसका जैसे कहते हैं कि एक तो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जी। और ये तो है कि हाथ मिलाने का जवाब, हैंडशेक का जवाब पत्थर से देना। कुछ ऐसा काम किया है जी। और वो भी एक नए इलाके में आपने उस बात को बढ़ाया है। तो चाहे आदमी अमीर हो चाहे गरीब हो, जब भारतीय नागरिक है, तो ये सोचना गलत है कि भारत में जो अमीर होगा, या जिसके घर में जिसकी कोठी दाने जैसे कहते हैं, है ना, उसी को सिर्फ देश से प्यार होगा जी। देश से तो हर किसी को प्यार है, गरीब से गरीब इंसान को भी प्यार है, भूखे इंसान को, बेचारा भूखा प्यासा है, उसको भी देश से प्यार है। हर किसी को देश की चिंता है, क्योंकि अगर इस देश की चिंता और देश से प्यार सिर्फ एक पर कैपिटा जीडीपी लिंक्ड होता, या वो सिर्फ आपकी पर्सनल इनकम लिंक्ड होता कि जी जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से महीने से ज़्यादा है, उसको तो देश से प्यार है, बाकियों को क्या फ़र्क पड़ता है, भूखे मर रहे हैं, है तो है, नहीं तो नहीं। अगर ऐसे होता तो ये देश कभी नहीं बचता। ये देश इसीलिए बचा हुआ है और इसीलिए आगे बढ़ता है कि हर गरीब आदमी को, और गरीब से गरीब इंसान को, जब मैं आदमी कहता हूँ तो मैं आदमी मतलब मेल के तरीके से नहीं कहता, इंसान कहता हूँ, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन कहते हैं। तो जब हर किसी भारतीय इंसान को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, देश से प्यार है, तभी ये देश बड़ा रहता है। तो ये सोचना कि महंगाई है, फलाना है, इतनी प्रॉब्लम है, इसके बीच में अगर बॉर्डर पे थोड़ी खटपट हो गई तो उसकी मुझे चिंता करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये देश है, तभी तो हम सबको ही हैं। उस देश के अंदर हम आपस में बहस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, तू मैं कर सकते हैं, एक दूसरे को गलत कह सकते हैं, और क्योंकि हम ये कह सकते हैं, इसीलिए देश हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्व रखता है जी। क्योंकि अगर आप चीन जैसे देश में हो, तब ऐसी आप बात कोई कर ही नहीं सकते।
इसलिए ये देश हम सबको बहुत प्यारा है, उसमें गरीब होना अमीर होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक और भी कहानी बता रहा हूँ, तो एक और बताता हूँ कि एक बहुत बड़े एडिटर थे, एब रोज़ेंथाल। एब रोज़ेंथाल न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर थे, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय वो दिल्ली में न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट भी थे, नेहरू जी को जानते थे वगैरह वगैरह। सो जब सन 84 में राजीव गांधी की सरकार आई, फिर दुनिया को खास करके पश्चिमी देशों को भारत में बहुत दिलचस्पी हुई, तो वो भारत आए, क्योंकि काफ़ी जाने माने विदेशी पत्रकार भारत आए थे कि भारत में बदलाव आएगा राजीव गांधी के आने से, क्योंकि बहुत बड़ी मेजोरिटी से सरकार आई थी। तो आए तो उन्होंने जाके एक आर्टिकल लिखा, वो न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन होती है, कलर्ड, वीक में आती है, एक हफ्ते में आती है, लंबा आर्टिकल लिखा। तो उन्होंने एक कहानी से शुरू किया, एक इंसिडेंट से, आप बीती से। उन्होंने कहा मैं राजस्थान में गया तो मैं एक किसान को मिला, तो किसान का वेदर बीटन फेस था, जैसे किसानों का होता है, गर्मी में झुलसाया हुआ और खूब, आप बता सकते हैं कि आदमी धूप में मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, और पगड़ी पहनी हुई थी, गरीब ही था, अमीर तो कोई खास होता नहीं किसान हमारे यहाँ। तो वो रुक के अपने इंटरप्रेटर के साथ उसको पूछा, भाई तुम क्या करते हो? उसने बोला खेती करता हूँ। बोला कैसी खेती रही? बकवास खेती रही। दाम कैसा मिला खेती का? घटिया, 0 दाम मिला। फिर पूछा कि बारिश कैसी थी? क्या बारिश, इसको बारिश कहते हैं? पिछले साल बारिश हुई नहीं, कमबख्त सूखा पड़ गया, अकाल पड़ना चाहिए था, बड़ी मुश्किल है। अच्छा एक बात बताओ, आपके प्रधानमंत्री कैसा है? तो उसने कहा प्रधानमंत्री एकदम यूजलेस, उसको कुछ नहीं आता है, बेवकूफ़ है, और गलती हो गई, प्रधानमंत्री इसको बना दिया, और देश की इतनी बुरी हालत इसीलिए है, हमारी भी इतनी बुरी हालत इसीलिए है। तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? नाम पता क्या है? पता बता दिया। तो उन्होंने बोला अब सोचो कि अब सारी दुनिया में घूमो, सारी दुनिया में घूमो, अब किसी भी किसान को पकड़ लो, फसल कैसी थी? वो बोलेगा खराब थी। बारिश कैसी थी? वो बोलेगा बकवास थी। दाम कितना मिला? वो बोलेगा बिल्कुल घटिया दाम मिला। तुम खुश हो? बोलेगा बकवास, खेती में कोई फ़ायदा है। लेकिन उसको पूछो कि आपका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है? तो कितने देशों में कोई आपको बताएगा कि मेरा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एकदम गुड फॉर नथिंग, यूजलेस है, और उसके बाद अपना नाम पता बता देगा। फिर उसने कहा सारे दक्षिण अमेरिका में कोई नहीं बताएगा, सारे एशिया में भारत और जापान को छोड़ के कहीं और कोई नहीं बताएगा, सारे अफ्रीका में भी कोई नहीं बताएगा, है ना, और सारे सोवियत यूनियन में कोई नहीं बताएगा, सारे पूर्वी यूरोप में कोई नहीं बताएगा। अब आप सोचिए कि एक देश है जिसकी इतनी बड़ी आबादी और इतनी गरीबी है, वहाँ पे कोई भी गरीब किसान खड़ा होकर बोलेगा कि मेरी प्राइम मिनिस्टर मेरा यूजलेस है और मेरा नाम ये है। तो ये भारत की एक खासियत है, और इसलिए भारत हम सबके लिए बहुत बेशकीमती है। इसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें गरीब को क्या फ़र्क पड़ता है, अमीर को क्या फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली गरीब को अमीर को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सोचें तो वो तो अगले प्लेन पे चला जाएगा कहीं और, गरीब को तो यहीं रहना है ना। तो ये सोच हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। और हमारे सैनिक जो हैं वो भी तो सब गरीब खानदानों से ही आते हैं। 2-3 सवाल चीन पर और लूंगी, काफ़ी सवाल आए हुए हैं। रुपेश अर्ग जो कि हमारे मेंबर है, इसी बात पे आपको एक बार याद दिला दूं कि आप भी हमारी मेंबरशिप ज़रूर लें। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं हल्की सी थोड़ी सी पार्शलिटी करती हूँ मेंबर्स के क्वेश्चंस के साथ, ज़रूर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा किया कीजिए ताकि ज़्यादा लोग मेंबरशिप लें। चलिए आगे से और ज़्यादा करूँगी। पर अब रुपेश पूछ रहे हैं शेखर कि क्या चीन सीमाओं पर मुद्दा बनाकर आंतरिक विरोध से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, कुछ समझ नहीं आता कि चीन क्या कर रहा है। शुरू में तो मुझे लगा था, और अभी भी मुझे लगता है कि जो लद्दाख में आए थे 2020 में, वो तो साफ बात थी कि 2019 में हमारे देश ने, भारत सरकार ने कश्मीर का दर्जा बदला जी, अनुच्छेद 370 को वापस लिया एक तरह से, और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और उसके बाद हमारे गृह मंत्री ने कहा कि हम अक्साई चीन वापस लेके आएंगे, अपनी जान दे देंगे। तो ये चीनियों का मुझे लगा कि तरीका है कहने का कि देखो भाई, इतना आसान नहीं है अक्साई चीन को लेना, हम भी हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, चीनियों ने यह भी कहा कि आप कश्मीर का स्टेटस तो चेंज कर रहे हैं, कि अब पाकिस्तानियों का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि कश्मीर डिस्प्यूट में हम भी पार्टी हैं, क्योंकि लद्दाख तो कश्मीर का हिस्सा था और अक्साई चीन लद्दाख का हिस्सा है। और दूसरा ये कि कश्मीर का इलाका है करीब, जहाँ तक मुझे याद है,
करीब 10-12 हज़ार वर्ग किलोमीटर है, काफ़ी बड़ा है, जिसको शक्सगम घाटी कहते हैं। ये सियाचिन ग्लेशियर के कुछ उत्तर की तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ। तो शक्सगम घाटी जो है ये पाकिस्तान के कब्जे में थी सन 47-48 के बाद। ये पाकिस्तानियों ने चीनियों को गिफ्ट कर दी और उसके बाद पाकिस्तान और चीन ने अपना बॉर्डर सेटल कर लिया। तो भारत का उस पर हक बनता है और भारत उसको क्लेम भी करता है और वो चीन के पास है, तो वो भी हमारे नक्शे का हिस्सा है। तो वो ये दिखाने आया कि हमारे पास वो टेरिटरी भी है जो कश्मीर की है और मेरे पास अक्साई चीन भी है। तो अक्साई चीन तो कश्मीर इशू में, डिस्प्यूट में मैं भी हूँ, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। और पाकिस्तान मेरा दोस्त है, पाकिस्तान मेरा छोटा भाई है, उसका मैं ध्यान रखता हूँ। लेकिन उसके बाद से अब जो और जगहों पे बढ़ाना शुरू किया, जैसे अब अरुणाचल में बढ़ाया है, उसके पहले भी आप देखें कि सिक्किम में जो उनके डोकलाम में 2017 में आए थे, वो ऊपर से तो चले गए लेकिन वहाँ तक सड़क वड़क बना के वहाँ पे अपना उन्होंने बंदोबस्त काफ़ी कर लिया है। अरुणाचल के अक्रॉस भी 4 अपने बड़े उन्होंने फौजी ठिकाने बना लिए हैं, जिनको वो कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड बोलते हैं, CAB। तो 4 लगा लिए हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहते हैं। या तो वो बॉर्डर के ऊपर भारत के साथ अपनी टेंशन ऊंची रखना चाहते हैं डराने के लिए, और या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद वो ये कह रहे हैं कि जो बॉर्डर इशू है उसको सेंटर स्टेज रखना चाहते हैं। वो भारत के लिए एक मैसेज है कि भाई देख लो, आप हमारे से बॉर्डर सेटल कर लो, ठीक है, मतलब वो तो यही कहेंगे कि हमारी टर्म्स पे कर लो, पर अभी कर लो, नहीं तो ये मुसीबत आपके साथ चलती रहेगी। क्योंकि भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए, इतनी सेना बॉर्डर पे लगाई हुई है लद्दाख में, जो पहले कभी नहीं होती थी। आपने करीब 3 डिवीजन 4 डिवीजन वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड में लगाई हैं। ऐसे ही जो हमारी तवांग में जितनी यूनिट्स हैं सारी फुल्ली अब वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉयड है करीब 1 साल से। तो इस सारी चीज़ से वेयर एंड टेयर वगैरह बहुत होता है और ख़र्चा भी बहुत होता है, और खर्चे के अलावा खतरा भी होता है कि पता नहीं कब शुरू हो जाए। अगला सवाल जो है वो चीन से ट्रेड से जुड़ा हुआ है। अमित चुम्भाले जो कि हमारे मेंबर हैं वो पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, हाय SG सर, चीन से आयात को धीरे धीरे रोकने के लिए भारत एक्चुअली क्या कर सकता है या कर भी सकता है या नहीं, इस पर आप उन्हें बताएं। वो बोल रहे हैं, एक तरफ हम उनके विदेशी मुद्रा के कॉफर्स को भरते हैं और दूसरी तरफ हम उन्हें अपना दुश्मन नंबर 1 कहते हैं। ये डायकॉटमी कब तक चलेगी? देखिए रमेश, कई बार मैं भी ऐसे कहता हूँ जब मुझे गुस्सा आता है कि ऐसे लगता है कि हम एक तरह से चीन की कॉलोनी बन गए हैं। क्योंकि कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी वो होती है जो बना बनाया माल अपने कॉलोनाइजर से लेती है और कच्चा माल उसको बेचती है। तो अंग्रेजों ने भी हमारे साथ ये किया, यहाँ से कॉटन ले गए, हमारी कपास ले गए, मैनचेस्टर की मिलों में जाके उससे कपड़ा बनाया, वही हमें बेच दिया ऊंचे दाम पे। इसीलिए गांधी जी ने खादी शुरू की, है ना, वो सिंबल तो वही था। अब चीन के साथ क्या हो रहा है कि इस साल चीन से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट होगा, घाटा जो होगा व्यापार में, वो इतिहास में सबसे ज़्यादा होगा। पिछली बार करीब, जब मुझे जहाँ तक याद है, करीब $97 बिलियन कुछ ऐसे हो गया था, 80-85 बिलियन डॉलर। इस साल मैं भूल रहा हूँ, पर इतना ही था करीब, कोई 85 से 100 के बीच में। इस साल ये लगता है कि 115 बिलियन डॉलर तक हमारा घाटा जाएगा जी। अब घाटे में बड़ी बात यह है कि आपके जो ट्रेड है उसमें जो भारत का निर्यात है चीन को, वो मान लीजिए कि पिछले साल करीब होगा $27 बिलियन। मैं बिल्कुल दिमाग से ऐसे सोच के बोल रहा हूँ, बॉल पार्क फिगर से। तो वो इस साल 27 की बजाय 20 ही होगा। तो आपका आयात बढ़ रहा है इतना, निर्यात घट रहा है। फिर आप देखिए आयात क्या करते हैं और निर्यात क्या करते हैं। आप बहुत मशीनरी आयात करते हैं, लैपटॉप, बिना लैपटॉप के हमारा किसी का काम चलता नहीं जी। भारत एक साल में करीब $8 बिलियन के लैपटॉप आयात करता है। ये हमारे यहाँ निखिल रामपाल की स्टोरी थी, वो बल्कि आप उसका लिंक लगा दीजिएगा। तो उसमें से $5 बिलियन का जो लैपटॉप है वो सिर्फ चीन से आते हैं। मोबाइल फ़ोन बहुत चीन से आते हैं, बने बनाए। हेवी मशीनरी आती है, ऑर्गेनिक केमिकल्स या जो दवाइयों के जो बल्क केमिकल्स होते हैं। अब जितनी पैरासीटामोल खाते हैं, चाहे उसका क्रोसिन बोलें या डोलो बोलें, उसमें वो जिस चीज़ से बनती है सामग्री से, वो चीन से आती है। क्योंकि चीन इन चीज़ों में दुनिया में मोनोपोली कर चुका है। हमारे से क्या जाता है, हमारे यहाँ से श्रिम्प पेस्ट जाता है उनके चिप्स बनाने के लिए, क्योंकि जैसे हम आलू के चिप्स बनाते हैं,
चीनी लोग जो श्रिम्प होता है, जो क्या बोलेंगे उसको, प्रॉन जिसको कहेंगे, उसको ड्राई करके, उसको पाउडर करके उसका पापड़ और चिप्स बनाते हैं। चाइनीज रेस्टोरेंट में जाएं तो पहले आपको प्रॉन क्रैकर्स आते हैं, वो प्रॉन के बने हुए होते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम उनको निर्यात करते हैं। हम उनको कोई हाई वैल्यू एडिड चीज़ निर्यात नहीं करते हैं। ये बात एक बहुत ऑड है और ये चलनी नहीं चाहिए बहुत दिन, क्योंकि देखिए, मैं तो व्यापार के पक्ष में हूँ कि लोग तभी खरीदते हैं बाहर से जब उन्हें उसके मुकाबले की चीज़ यहाँ ना मिले, या दाम में ना मिले, या क्वालिटी में ना मिले, या दोनों में ना मिले। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने का समय अभी आ गया है, क्योंकि चीनी तो हमारे ऊपर अब हंसते हैं कि जब मर्जी आके वो थोड़ा तमाशा कर देते हैं बॉर्डर पे, और हम लोग दवादब उनसे जहाज़ आ रहे हैं, कंटेनर उतारते जा रहे हैं, खाली कंटेनर जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास कुछ बेचने को है नहीं या वो हमसे कुछ खरीदते नहीं हैं। तो ये एक अनइक्वल रिलेशनशिप है जो बदलनी चाहिए। और ये कहना कि टिकटॉक बैन कर दिया, ये चीप थ्रिल्स हैं लोगों, टिकटॉक बैन कर दिया, क्या फ़र्क पड़ा? टिकटॉक बैन कर दिया, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आप खिलौने बैन कर दिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा चीनियों को। बैन करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको मुकाबला करना पड़ेगा ट्रेड में भी। बिल्कुल शेखर, जो अगला सवाल है वो रघुराम राजन पे लूंगी, जो कि इस बार काफ़ी न्यूज़ में रहे। वो भी मानस शर्मा पूछ रहे हैं, क्या रघुराम राजन कांग्रेस के मनमोहन सिंह 2.0 हो सकते हैं? देखिए जी, बिल्कुल हो सकते हैं कांग्रेस के मनमोहन सिंह 2.0, पर एक शर्त है कि कांग्रेस उससे पहले कांग्रेस के नरसिम्हा राव 2.0 को ले आए। इसका मतलब कांग्रेस कम से कम किसी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो बनाए। जब वो औकात होगी कि प्रधानमंत्री है, फिर आप जिसको मर्जी बना के मनमोहन सिंह नंबर 2 बोल दो। लेकिन अभी उसमें दिल्ली अभी दूर इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। और मनमोहन सिंह भी पहले तैयार ही बैठे हुए थे कि नरसिम्हा राव बन जाएंगे, फिर मैं मनमोहन सिंह बन जाऊंगा रिफॉर्मर। वो राजनीति बड़ी पेचीदा चीज़ होती है, उसमें कौन आगे बनता है, कहाँ जाता है, बहुत कॉम्पिटिटिव चीज़ होती है। जो मेरी एक पुरानी किताब है एंटिसिपेटिंग इंडिया, जब मैं उसे किसी को उसकी कॉपी देता हूँ तो उस पर एक ही बात लिखता हूँ कि एंजॉय दिस राइड थ्रू इंडियन पॉलिटिक्स, नथिंग इज मोर फेयर और फन। कि जो भारतीय राजनीति है ये फेयर भी होती है, क्योंकि खूब मारामारी होती है, और जो अक्लमंद होता है, जो तेज होता है, और जो बहादुर होता है, और थिक स्किन भी होता है, मोटी चमड़ी वाला, वही जीतता है जी। ऐसे कोई नहीं जीत जाता। और दूसरी बात है कि वो फन भी होती है, क्योंकि उसमें मज़ा भी बहुत आता है। आपको बाहर से देखने में भी मज़ा आता है, लेकिन उसमें खेलने में भी मज़ा आता है। वो जैसे कहते हैं कुर्सी होती है जब राजनीति से मिली, उसमें करंट होता है जो इंसान को चिपका के रखता है। तो आसानी से सत्ता नहीं मिलती है। चलिए शेखर, अगला जो सवाल है वो तपेश मजुमदार से आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं। हमारे रेगुलर मेंबर हैं तपेश जी, अगर आप ना लिखें एक बार तो उसके बाद हम स्ट्राइक कर देंगे। चलिए, हर हफ्ते की जगह तरह तपेश जी स्ट्राइक हम वैसे करेंगे, हंगर स्ट्राइक जैसी जयललिता ने एक बार की थी 2009 में, जब जाफना में लड़ाई हो रही थी जी। तब उन्होंने कहा कि देखो, मैं उनके तमिलों के समर्थन में फास्ट टर्न टू डेथ कर रही हूँ। तो दोपहर को बैठी, एक लंच मिस किया, फिर चली गई। उसके तो हमारी भी हड़ताल ऐसी ही होगी, एक थोड़ा बहुत बड़ी मुश्किल से एक लंच मिस कर देंगे, लेकिन आप नहीं आए तो ऐसे करना पड़ेगा। मतलब जब प्रेशर इज ऑन, अब आपको हर हफ्ते जब सवाल भेजना ही पड़ेगा अपना। तब वो बोल रहे हैं कि उनका सवाल हाल ही में एम्स दिल्ली में डेटा की हैकिंग के संबंध में है। वो बोल रहे हैं हमारा डेटाबेस सिस्टम मजबूत क्यों नहीं है जो साइबर स्पेस में किसी भी मैलवेयर इन्फेक्शन का सामना कर सके। देखिए, ये बात आपने बहुत सीरियस उठाई है, संजीदा उठाई है। हमारे यहाँ जो साइबर सिक्योरिटी की अभी हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। और अब हॉस्पिटल है, इतना बड़ा पब्लिक हॉस्पिटल है, आमतौर पे गरीब लोग वहाँ जाते हैं, भीड़ होती है, तो किसी ने कभी ये तो नहीं सोचा कि मेरे डेटा में या मेरे सिस्टम में किसको इंटरेस्ट हो सकता है। दूसरी बात, कोई ये सोचे कि अरे भाई अंबानी अडानी की कंपनी है बहुत बड़ी, इसने कोई हैक कर देगा या इसको ब्लॉक कर देगा, सारा काम रुक जाएगा, फिर उससे बिटकॉइन में रिश्वत मांग लेगा, शायद मिल जाए। अमेरिका में एक बार पाइपलाइन कंपनी से ऐसे मिली थी $500 मिलियन की। तो यहाँ तो सरकारी अस्पताल है, वो तो आपको 100 रुपये भी नहीं दे सकता। तो ये भी सोचते हैं लोग कि अरे यार, हमारे पास तो 100 रुपये देने की भी औकात नहीं है, ना हमारी पावर है, सरकार देने नहीं देगी, तो हमें कौन हैक करेगा जी। लेकिन ये इसमें लगता है कि हैक ये जो किया गया ये चाइनीज सोर्सेज से आया, जो अभी तक इंडिकेशन है, हालांकि पुलिस ने फॉर्मली चार्ज नहीं किया है।
और ये भी एक कहने का तरीका है हर साल 1.5 साल में कि देखो समझ लो हम आपको सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ेंगे। ये भी एक चीनी तरीका है कहने का, घर में घुस के मारेंगे। और आप देखें कि 1.5 साल पहले की बात है, उन्होंने मुंबई में और महाराष्ट्र में हमारी बिजली की ग्रिड्स को डाउन कर दिया था। तभी बहुत ज़बरदस्त साइबर अटैक हुआ था। अस्पतालों में सर्जरी चल रही थी, वो रुक गई। ऑपरेशन थिएटर्स में लाइट चली गई। कोविड का टाइम भी था, तभी कोविड के बीच में थोड़ा ब्रेक था। तो वो भी एक तरह से जिसको कहते हैं शॉट अक्रॉस द बॉ। तो वो ऐसे होता है कि जैसे आपको पानी का जहाज आ रहा हो, नौसेना का दूसरा गया, उसने बोला अगर तू रुक जा, अगर वो नहीं रुका तो एक आपने तोप से फायर कर दिया, उसके ऊपर नहीं फायर किया, उसके साइड से फायर कर दिया, तो उसको शॉट अक्रॉस द बॉ कहते हैं। तो उसका मतलब ये है कि बेटा संभल के रहना जी। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा, बार बार जो होता है और चाइना से आता है, ये है कि बेटा संभल के रहना। हम आपसे ऐसे लड़ने नहीं आएंगे जैसे कि पुतिन लड़ने गया है यूक्रेन से, जिसमें इतना नुकसान करा ले, हम आपका दूर दूर से ऐसे ही नुकसान कर देंगे जी। तो उसमें भारत के अंदर खास करके जो सरकारी इदारे हैं उनको अब बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के लिए अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगला सवाल आ रहा है आदित्य देवस्कर से, जो कि हमारे मेंबर हैं, वो भी काफ़ी रेगुलर मेंबर है। तो तपेश जी के ऊपर जो हमने उम्मीदें रखी है वो आप पर भी लागू होती है। देखो, और एक दिन आप दोनों नहीं आए तो मेरे को लंच और डिनर दोनों मिस करने पड़ेंगे। चलिए, आदित्य देवस्कर जी पूछ रहे हैं कि बोल रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटका सीमा का मामला काफ़ी पुराना है और लंबे समय से चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इस समय ये मुद्दा क्यों उठाया गया है और वो भी इस लेवल पर कि गृह मंत्री को शामिल होना पड़ा? देखिए, ये भी मतलब ये हमारा देश भी थोड़ा, जिसको गाना आपने सुना है ना, ये दुनिया ऊट पटांगा, तो हमारा देश भी ऊट पटांगा ही है। अब 2 राज्य हैं, दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, एक ही देश की जमीन है, पर थोड़ी बोरियत हो रही है तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, है ना। यहाँ इलेक्शन आ रहा है कर्नाटका में। अब मुझे लगता भी नहीं कि वहाँ पे लोगों को इसमें कोई इतना बड़ा इंटरेस्ट है। जो बेलगाम मसला है बहुत पुराना है, कई कमीशन बने हैं, 55 के दशक में कमीशन बना, 60 के दशक में कमीशन बना। ये मेहरचंद महाजन कमीशन था जी, ये वही मेहरचंद महाजन जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे और बहुत बड़े वकील थे और कश्मीर के वजीर भी थे, क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर थे जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, जिसके नाम में उनकी मूर्ति मोदी जी ने अभी उसका अनावरण किया है जम्मू में। उनके नाम में दिल्ली में एक मार्केट भी है, मेहरचंद महाजन मार्केट, जो आजकल बहुत ट्रेंडी हो रहा है। नया खान मार्केट बनना चाहता है, वो बड़ा होकर खान मार्केट बनूंगा, कुछ ऐसे उसकी जिज्ञासा है। तो उनका भी एक कमीशन था। अब कमीशन सबने का मानेंगे, पर हमारे यहाँ जैसे होता है, जिसको नहीं पसंद आया उसने नहीं माना। ऐसे ही कमीशन बना था एरादी कमीशन, वो सतलुज यमुना लिंक कनाल के ऊपर, पंजाब को पसंद नहीं आया, उसने नहीं माना। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो ये बात है 1968 की। तो तब से अब तक तो 2 जनरेशन्स चली गई। अब फिर शुरू किया है कि इस बहाने शायद कर्नाटका में इलेक्शन में फ़ायदा हो जाए बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी का कर्नाटका में इस समय हाल बेहाल है। लेकिन उनकी वहाँ पे इतनी वाहियात सरकार है बीजेपी की कि उसको लगता नहीं कि वो, उसको कोई भी कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेगी। तो एक नया इशू बना रही है। अब नए इशू के चक्कर में अपने राज्य को दूसरे को फंसा लिया। तो मैं कहूँगा कि इस देश में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, ये सबसे ही नासमझी की समस्या है। और जो लोग ये बेलगाम की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से जाएं, चाहे वो कर्नाटका से जाएं, इन सब को कोई ऐसा ऑर्डर पास करके, सेक्शन 144 तो चलो छोटी चीज़ है, ऐसा कोई सीआरपीसी टाइप चीज़ निकाल के इन सब को राउंड अप करके और इन सब को फटाफट किसी न किसी रेलगाड़ियों में बिठा के सीधा कुछ को लद्दाख भेज दें और कुछ को अरुणाचल भेज दें कि आपको अगर धरती की रक्षा करनी है तो देश की धरती की रक्षा करो, आपस में उसी धरती के लिए मत लड़ो, चीनियों से लड़ो। चलिए, 2 और सवाल लूंगी शेखर, दोनों हमारे मेंबर्स। और आजकल तो चीनियों के साथ लड़ने के लिए राइफल चलाने की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लाठी चलानी है। तो आपको सबको आती है चलानी। शेखर, अगला जो सवाल आ रहा है वो सिद्धार्थ का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि हर प्रमुख देश यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन करता है। वो बोल रहे हैं आज सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई, उसमें सभी ने ये बात दोहराई, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलता इस पर। क्या ये सभी देश सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं? देखिए, लिप सर्विस ही है, क्योंकि सबको पता है कि ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसमें 5 लोग रखने का, 5 देश रखने का एक लॉजिक था जी। लॉजिक ये था कि ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी।
दूसरे विश्व युद्ध में जो 5 बड़े देश जीते माने गए थे, मतलब वो देश इनके ऊपर या हिटलर ने हमला किया या हिटलर के साथियों ने हमला किया, तो उन 5 देशों ने, क्योंकि वो जीते थे, तो उन्होंने दुनिया का रिकंस्ट्रक्शन करी और उनको परमानेंट मेंबर बनाया गया। उनमें चीन को, पहले इस चीन को नहीं मिला था, जो ताइवान वाला चीन है, चियांग काई शेक वाला, उसको मिला था। ये बाद में जब इस चीन को अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया, जब हेनरी किसिंजर और निक्सन की मीटिंग हुई चाओ और माओ के साथ में, उसके बाद में ये चीन वहाँ पे आया। तो ये 5 हैं। इस 5 से अगर बढ़ाना है तो उसमें बहुत पेचीदा मसले आते हैं। एक तो मसले आते हैं कि अगर 5 से ऊपर बढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ भारत ही आएगा या और देशों का भी इसमें हक बनता है। जैसे आप देखें कि ब्राज़ील है, तो फिर आप दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में से भी एक बड़ा देश होना चाहिए, तो ब्राज़ील है, उसका हक बनता है। ऐसे ही कुछ अफ्रीका से भी होना चाहिए, फिर अफ्रीका में भी बनता है। तो ये बात पेचीदा हो जाती है। फिर अगर आप ब्राज़ील को डालें, अफ्रीका को डालें, मान लीजिए जर्मनी को डाल दें, मान लीजिए जापान को डाल दें, ऑस्ट्रेलिया को डाल दें, वो तो पूरा महाद्वीप ही है, तो फिर इतने मेंबर अगर हो जाएं तो उन सबको वीटो का पावर मिलेगी। अब आप कहें कि वीटो की पावर किसी को नहीं हो, सच बात यह है कि वीटो की पावर से दुनिया में दादागिरी बहुत रुकी है। क्योंकि अगर वीटो की पावर नहीं हो तो 4 देश मिलके, जैसे देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तीनों तो एक साथ हैं, या चीन और रशिया, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। अब चीन और रशिया एक साथ हो जाएं, थोड़ा मारामारी करें किसी सिचुएशन में, मान लीजिए एक यूरोपियन कंट्री के साथ हो जाए, 3 हो जाएं, तो 3 वर्सेस 2, अगर ये वोटिंग हो तो फिर पता नहीं क्या हो, लेकिन वीटो है, इसका मतलब हर देश को बराबर हक है। जैसे अब देखिए इस समय बहुत बात चल रही है नेटो के अंदर स्वीडन और फिनलैंड की मेंबरशिप की। तो नेटो में भी एक रूल है कि नेटो के जो सदस्य अभी होते हैं, नए सदस्य को एंटर करने के लिए सब सदस्यों की हाँ लेनी पड़ती है जी। तो 29 है मेरे ख्याल, 29 के 29 की हाँ लेनी पड़ेगी। अब 27 की मिल गई है। 2 देश इस बात को अभी लेके बैठे हुए हैं, एक तो टर्की है और एक मेरे ख्याल हंगरी है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं और ये बहुत ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए रखते हैं ताकि उनके अंदर उनका कोहेशन बना रहे, वोटिंग से ये टूट ना जाए। तो ये सारे पेचीदा मसले हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भारत को नहीं होना चाहिए, भारत को होना चाहिए। साथ साथ भारत को अपनी इकोनॉमी को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी जो इज्जत है, अपने एक लिबरल ट्रेडिशन जो है, वसुधैव कुटुंबकम सभी लोग कहते हैं, उस सब के साथ अपना मॉरल स्टेचर भी बढ़ाते रहना चाहिए। तो एक दिन ये ज़रूर होगा। अब अकेले भारत का होगा या फिर एक ये लार्जर रिकंस्ट्रक्शन होगी जिसमें 2-3 देश और आएंगे, ये बात अभी कहना मुश्किल है। चलिए शेखर, आज का आखिरी सवाल क्रिकेट पर लूँगी आदित्य से, जो कि हमारे मेंबर हैं, आप कई बार उनका भी नाम सुनते हैं। वो बोल रहे हैं कि 2022 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सबसे खराब वर्षों में से एक था, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में हो या बांग्लादेश में हो, एशिया कप में हो या वर्ल्ड कप T20 में, हमने कहीं पे भी अच्छा प्रदर्शन नहीं देखा। आपको क्या लगता है कि हमारी टीम को जल्द से जल्द क्या बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि हमें 2023 के ODI वर्ल्ड कप में फिर से ऐसी निराशा देखने की ज़रूरत ना पड़े? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें फिर से बिल्कुल निडर क्रिकेट खेलना शुरू कर देना चाहिए। हम निडर क्रिकेट खेलते थे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में वो निडरता एक तरह से खत्म, उल्टी हो गई है। अच्छा। कुछ ऐसी ही हो गई जैसे पहले होती थी कि अरे हार ना जाएं। अब ठीक है, अब टेस्ट मैच खेलते हैं तो अब ड्रॉ के लिए खेल भी सकते हैं, लेकिन ODI में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो ड्रॉ होता ही नहीं। या आप जीतने के लिए खेलें या आप हारेंगे। तो आप देखेंगे पीछे जहां जहां आप हारे हैं, लगा नहीं कि आप जीतने के लिए खेल रहे हैं, सब सहमे लगे। तो ये जो शास्त्री कोहली का जो एरा खत्म हुआ, उसके बाद भारतीय टीम का अग्रेशन भी खत्म हो गया है। और कुछ मैं इसके लिए सौरभ गांगुली को भी दोष दूंगा, क्योंकि जब वो आए बोर्ड में तब उन्होंने भी एक तरह से ये गांगुली और कोहली और शास्त्री, बट खास करके कोहली को टारगेट किया कि कोहली अपने आप को बहुत समझना शुरू हो गया है जी। तो आपने कोशिश की। अब सवाल ये है कि देखिए, जो स्टार होता है या अच्छा प्लेयर होता है, कोहली तो इतने सेटबैक के बावजूद अब वापस आके कायम हो गए। अब उनका सैकड़ा भी हो गया, T20 में भी हो गया, ODI में भी हो गया, देखते देखते टेस्ट में भी हो जाएगा।
इस समय अगर आप 3 भारत के जो सीनियर बल्लेबाज देखें, कोहली, रोहित, केएल राहुल, तो उनमें कोहली सबसे स्टेबल लगते हैं, जिनको तीनों में से किसी फॉर्मेट से निकालना मुश्किल है। साथ साथ सौरव गांगुली खत्म हो गए, वो क्रिकेट बोर्ड से तो गए ही गए, क्रिकेट बोर्ड के अलावा वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल भी उनको नहीं मिला। उसके हाथ में बस 2 टुच्चे स्पॉन्सरशिप रह गई हैं। उसके अलावा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन उनकी हो गई। तो उनकी अपनी डिस्ट्रक्शन हुई, उस चक्कर में भारतीय क्रिकेट की भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनाया गया था शास्त्री और कोहली के साथ, वो स्ट्रक्चर आपने पूरा ख़त्म कर दिया, उसकी जगह आप ठीक से कुछ लाए नहीं। और अब देखें, मैं इस टाइम गिनती एकदम बता नहीं सकता, मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन पिछले 2-2.25 साल में भारतीय क्रिकेट में 9 कैप्टन हुए हैं, 9 नहीं तो कम से कम 8 कैप्टन हुए हैं। तो ये क्या वाहियात प्लानिंग है आपकी क्रिकेट टीम की, कि आप हर टूर्नामेंट में हर जगह नया कैप्टन लेके आते हैं जी। ये बीमार हो गया, उसकी जगह कोई और। सिंपल एक प्लानिंग होनी चाहिए, और इस समय प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आपको तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कैप्टन होना चाहिए। टेस्ट के लिए अलग, ओडीआई के लिए अलग, क्योंकि देखिए क्रिकेट अब बिल्कुल बदल रही है। जैसे इंग्लैंड अब क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड में पाकिस्तान में जो सेकंड टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता, वो तो 4 दिन में जीता। पहला टेस्ट मैच तो खैर 5 दिन में, लास्ट 10 मिनट में जीता। लेकिन इसमें भी, और पहले मैच में आप कह लीजिए ठीक है जी, अपने पहली इनिंग्स में कितने 600 कितने रन बना दिए, दबादब एक बार बना दिए होंगे। लेकिन इस मैच में भी जो स्पिनिंग विकेट थी, काफ़ी स्पिनिंग विकेट थी, पहले घंटे में ही स्पिन हो रही थी। उसके अंदर भी दोनों इनिंग्स का मिला के इंग्लैंड का बैटिंग एवरेज जो थी पर ओवर 5.91 थी। 5.91 पे आमतौर पे अगर आप ओडीआई में भी स्कोर करें तो आपके करीब 300 रन हो जाते हैं। आप सोचते हैं विनिंग स्कोर हो गया। आज उस रेट के ऊपर टेस्ट क्रिकेट में स्कोर हो रहा है, चाहे उसे बेसबॉल कहें या जो भी कहें, और अब वो कर रहे हैं तो बाकी लोग भी करेंगे। अब देखिएगा कि जब एशेज होगी तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ऐसे ही खेलेंगे। इस टाइम में अगर हम बिल्कुल पेडेस्ट्रियन अप्रोच रखें ओडीआई की तरफ कि 300 रन बन के तो जीत जाएंगे, अब वो नहीं होने वाला है जी। अब ये खेल बिल्कुल बदल गया है, और इसके बदलने के हिसाब से आपको नौजवान टीमें चाहिए ओडीआई के लिए और T20 के लिए भी। मुझे तो अब लगता नहीं कि आप रोहित और केएल राहुल को तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता नहीं कि आप विराट कोहली को भी अभी T20 टीम में खिला सकते हैं, खिलाना चाहिए। ये बहुत नौजवान फियरलेस लोग, जिन्हें अपनी रेपुटेशन का डर ना हो, या जिनको ये ना लगे कि मेरे को लोग क्या कहेंगे, ये उनका खेल हो गया अभी। टेस्ट है, टेस्ट डिफरेंट है, लेकिन टेस्ट में भी अप्रोच आपकी बदलनी पड़ेगी। हालांकि जो अभी टेस्ट हो रहा है बांग्लादेश में, वो अलग बात है, लेकिन बांग्लादेश में जाके खेलना और एक आध मैच जीत जाना, वो भी वाइट बॉल में हारने के बाद, मैं कहूँगा ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत, हर चीज़ की साइकिल होती है। तो इंडियन क्रिकेट इस समय लो साइकिल में है। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आज के एपिसोड में भी हमने भारतीय राजनीति, रघुराम राजन से लेकर चीन तक, एम्स अटैक तक और क्रिकेट पर भी बात की। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें अगले हफ्ते भी इसी तरह अपने ढेर सारे सवाल भेजें। शेखर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि हमने फुटबॉल की बात नहीं की, लेकिन अब जब अगली बार बात करेंगे तब फाइनल हो चुका होगा, तो थोड़ी बहुत फुटबॉल की भी बात करेंगे। क्योंकि फुटबॉल पे भी 1-2 मेरी थ्योरीज हैं इंटरनेशनल फुटबॉल के ऊपर, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। चलिए, ये आपका टिप भी है, तो हमें फुटबॉल पर भी अगले एपिसोड के लिए सवाल ज़रूर भेजें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।